हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो जब आएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला टॉपिक है संघनन। संघनन, इसको इंग्लिश में कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में बताया गया था कि गैस के जो अणु होते हैं वो उनके बीच आकर्षण बल कम होता है और कणों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठोस और द्रव की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब किसी गैस को कम ताप पर एक पात्र में बंद कर यानी गैस को किसी पात्र में बंद कर देंगे और दाब बढ़ाने पर, दाब जब बढ़ाना शुरू करेंगे तो गैस के अणु क्या होने लगते हैं, जो दूर दूर थे वो पास आने लगते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसी स्थिति आती है जब गैस द्रवित होने लगता है। मतलब आपको पता है, अभी मैंने बताया कि गैस के अणु दूर दूर होते हैं, लेकिन द्रव में जो अणु होते हैं वो गैस की तुलना में क्या होते हैं, काफ़ी पास होते हैं और ठोस में सबसे पास पास होते हैं। तो जब आप दाब लगाओगे तो गैस के अणु क्या हो जाएंगे, पास पास आने लगेंगे और पास पास आने लगेंगे तो फिर क्या होगा, वो जो गैस होगा वो द्रव में परिवर्तित होने लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है, गैस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया ही संघनन कहलाती है। और वो कैसे होती है, जब हम उस पर दाब लगाते हैं तो गैस के अणु क्या हो जाते हैं, पास पास आने लगते हैं और एक ऐसी स्थिति आती है जब गैस के अणु काफ़ी पास आ जाते हैं और गैस द्रवित होने लगता है, यानी द्रव में परिवर्तित होने लगता है। इसी क्रिया को हम संघनन कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बर्फ़ से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का जमना। आपने देखा होगा, ठंडे पानी से भरा हुआ गिलास हो या बर्फ़ से भरा हुआ गिलास हो, उसके बाहरी सतह पर जल की बूंदें होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका तापमान कम होता है और वायुमंडल का तापमान क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब इसका तापमान ज़्यादा है और गिलास का तापमान आपका कम है तो ऊष्मा इधर से इधर की हो जाएगी, गर्म जगह से ठंडी की ओर ऊष्मा ट्रांसफ़र होती है। और जब ऐसा होता है तो गैस के अंदर, गैस के अणुओं में जो ऊष्मा होती है वो निकल जाने की वजह से वो वापस द्रव का रूप धारण कर लेती है। आपको पता होगा, जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है, जो द्रव से गैस में बदलता है, तो द्रव के जो अणु होते हैं उनको गर्म करने पर उनके जो गैस के अणु होते हैं ऊष्मा ले लेते हैं और ऊष्मा लेने के कारण वो गैस में परिवर्तित होते हैं। तो जब गैस के अणुओं की जो ऊष्मा अगर ले लो तो वापस द्रव बन जाएंगे। तो वही क्रिया यहाँ पर होती है और क्या हो जाता है, जल की बूंदें सतह पर दिखने लगती हैं। जल वाष्प का संघनित होकर बादल बनना, वही प्रोसेस है। जैसे कि कोई समुद्र है या कोई नदी का पानी है, तालाब का पानी है, तो जब तेज़ धूप पड़ती है, तापमान बढ़ता है तो द्रव क्या हो जाता है, द्रव की सतह गर्म होने लगती है और जल का वाष्पीकरण होने लगता है। द्रव के जो अणु होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा ग्रहण करके गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाते जाते क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं और ठंडे होने के बाद वापस जब उनकी ऊष्मा जो यहाँ पर थी, द्रव में थी, वो वापस वहाँ पर जाने पर जब उतनी हो जाती है तो वो वापस द्रव की बूंद बना लेते हैं और सारी द्रव की बूंद इकट्ठा होकर बादल का निर्माण करते हैं। तो संघनन की क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण जो होता है वो संघनन का उल्टा प्रोसेस है। संघनन क्या था, गैस का द्रव में बदलना संघनन था। अब इसमें कह रहा है कि द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण होता है। जैसे कि क्वथनांक से नीचे, क्वथनांक आप जानते हो, क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक आपको मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में। क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव वाष्पीकृत होना शुरू कर देता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है, उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। लेकिन ये वाष्पीकरण से क्वथनांक अलग होता है। क्यों अलग होता है? सिर्फ ताप की वजह से। देखिए आपको समझाता हूँ। जैसे कोई द्रव है, अब उसको गर्म करोगे तो गर्म करने पर
कुछ तापमान ऐसा होगा ना जिसके बाद धीरे 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 वाष्पीकृत होना शुरू होगा, और एक ताप ऐसा आएगा जब पूरी तरीके से वाष्पीकृत तेज़ी से होने लगेगा। जैसे आप गैस पर पानी खौलाते हैं तो क्या होता है, पहले हल्का गर्म होता है और धीरे धीरे भाप उठने लगती है, और लास्ट में जब खौलने लगता है तो तेज़ी से भाप उठती है। तो दोनों ताप में फ़र्क है। क्वथनांक वो ताप है जिस पर पूरे जल के जो अणु होते हैं वो वाष्पीकृत होने लगते हैं, जबकि वाष्पीकरण में क्या होता है, सिर्फ सतह के जो अणु होते हैं वो वाष्पीकृत होते हैं। तो बस यही फ़र्क है, और दोनों का तापमान में अंतर होता है। क्वथनांक का तापमान हमेशा ज़्यादा होगा और वाष्पीकरण का तापमान उससे हमेशा कम होगा। इसीलिए आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। गीली चादर का धूप में सूखना। अब जैसे गीली चादर है तो गीली चादर की सतह पर द्रव के अणु होंगे। जब धूप में रखते हैं तो वो जो द्रव के अणु होते हैं गर्म होते हैं धीरे धीरे धूप की वजह से, और धूप की वजह से गर्म होने के बाद क्या होने लगते हैं, वाष्पीकृत होने लगते हैं। ठीक है, तो उसी को हम वाष्पीकरण बोलते हैं। इसके प्रभावित करने वाले कारक, यानी वाष्पीकरण की जो दर है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। द्रव को पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा वाष्पीकरण की क्रिया उतनी बढ़ेगी। जैसे कि गीली चादर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर गीली चादर है तो उसको आप फैला के न रखो, सिर्फ सिंपली ऐसे ले जा के रख दो धूप में, तो वो देर से सूखेगा। क्यों? क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, धूप के सामने उसका जो पृष्ठ है वो कम है, तो वो धीरे धीरे सूखेगा। लेकिन जब उसको अच्छे से फैला दोगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल धूप के सामने क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और जल्दी सूख जाएगा। तो दर, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ती घटती है पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने घटने से। उसी तरह तापमान बढ़ाने पर, जितना ज़्यादा तापमान होगा, गर्मियों में देखते होगे जल्दी सूख जाता है तो तापमान ज़्यादा होता है, ठंडी में थोड़ा कम या धीरे धीरे सूखता है क्योंकि उसका तापमान कम होता है। तो तापमान बढ़ाने पर भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु की गति, जब हवा चलता है तब भी सूख जाता है, तो हवा की गति तेज होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो ये कुछ कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। आइए कुछ और परिभाषाएं देखते हैं। अणुगति सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या। अब अणुगति सिद्धांत हम लोग तो इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। गलन क्या होता है, ठोस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। और जिस ताप पर गलता है या जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसे गलनांक बोलते हैं। लेकिन यहाँ अणुगति सिद्धांत यानी उनके अणुओं में क्या क्रिया होती है और किस तरीके से ये द्रव में परिवर्तित होता है, ये इसमें हम जानेंगे। तो लिखा है ठोस को गर्म करने पर। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ठोस के जो अणु होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा काफ़ी कम होती है। द्रव के जो अणु होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं, ठोस की तुलना में थोड़े दूर होते हैं, और उनकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो ठोस से ज़्यादा होती है। और गैस के अणु जो होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके अणु सबसे दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है, तो जो गतिज ऊर्जा है इसका बहुत बड़ा रोल है। तो जब ठोस को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या है, वो बढ़ती चली जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण जो गैस के अणु एकदम एक जगह पे स्थिर थे और गति नहीं कर रहे थे, वो क्या करना है, गति करने की कोशिश करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? गतिशील होने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनके जो बीच में बल था, सबसे ज़्यादा अणुओं के बीच बल किस में लगता है? ठोस में। इसी कारण ठोस होता है। इसमें जो भी अणु होंगे, ये ठोस है ना, इसमें जितने भी अणु होंगे वो एक त्रिविम जालक में अरेंज्ड होंगे, ठीक है, क्रम से लगे होंगे, और उनकी गतिज ऊर्जा बहुत कम होगी, उनके बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा। तो क्या होने लगता है, जब गर्म होने लगते हैं तो उनका आकर्षण बल, जब इसी को गर्म करेंगे तो इनके बीच का आकर्षण बल क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। और कम होने लगता है तो फिर क्या होता है, ठोस को गर्म करते रहने पर, लगातार उसी तरह गर्म करते रहोगे तो इनके अणु एक ऐसी स्थिति आएगी कि ठोस के अणु क्या करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक गति करने लगेंगे। मतलब जैसे कि द्रव में गति करते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, और उनका जो त्रिविम जालक इसमें बना होता है जिसके कारण ये ठोस है, वो त्रिविम जालक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वो स्ट्रक्चर पूरा टूट जाएगा और वो
फ्रीली कहीं भी इधर उधर गति करने लगेंगे और ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होने लगेगा। उसी अवस्था में उसी क्रिया को हम अलग गलन कहते हैं। गलन की जो व्याख्या है आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और क्लियर कर लेते हैं। ठोस के अणु जो होते हैं काफ़ी पास होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा, ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा काफ़ी कम होती है, लेकिन जैसे ही गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं लगातार, तो इनके जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और वो गतिशील होना शुरू कर देते हैं। और गतिशील होने से जो इनका जो एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, त्रिविम जालक जिसे कहा जाता है, वो टूट जाता है और गैस के अणु स्वतंत्रता से गति करने लगते हैं। और वो गति किस प्रकार की गति होती है? जैसे द्रवों में होती है। और धीरे धीरे ये जो ठोस होता है वो क्या हो जाता है? द्रव में परिवर्तित होने लगता है। इसी क्रिया को गलन कहते हैं। और ये पूरी जो परिभाषा है इसी को अणुगति सिद्धांत कहते हैं कि इनके अणुओं में क्या ऐसा हो रहा है कि ये ठोस जो है द्रव में बदलेगा। ठीक है। दूसरी परिभाषा है गलन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, गलने की गुप्त ऊष्मा, यानी कोई ठोस है तो एक चीज़ पहले आपको बताया गया है लास्ट वीडियो में कि हर एक ठोस की जो गलनांक होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि हर ठोस एक ताप पे तो गलेगा नहीं, अलग अलग ताप पे गलते हैं। तो वही कह रहा है कि कोई एक ठोस ले लो, ठीक है, हर एक ठोस की 1 ग्राम वैल्यू ले लो। कितना ले लो? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम वैल्यू को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, अब उसी तरह तो गलेगा नहीं, गर्म करने पर न गलेगा वो, तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। मान लो कोई ठोस बहुत हार्ड है और उसको गलाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा चाहिए, तो उसका अगर हम 1 ग्राम लेंगे और उसको गलाने की कोशिश करेंगे तो ऊष्मा बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसके गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? सबसे हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कोई ठोस काफ़ी नरम हो, उसको गलने में कम समय लगता है या कम ऊष्मा की ज़रूरत होती है, तो उसके गलन की गुप्त ऊष्मा कम होगी। तो ये परिभाषा समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। अणुगति सिद्धांत के आधार पर क्वथन की व्याख्या। क्वथन उसी सिद्धांत पर काम करता है जैसे कि गलन के सिद्धांत पर। जैसे द्रव ले लो, द्रव का ताप बढ़ाते चलो, तो द्रव के जो अणु थे वो क्या हो जाएंगे? उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपको अभी मैंने बताया कि ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा काफ़ी कम होती है और गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है और द्रव का कहीं बीच में होता है। तो जब कोई द्रव है तो उसको गर्म करने पर उसके जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो सामान्य से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से गति करने लगेंगे। और जब स्वतंत्र रूप से गति करने लगेंगे तो जो द्रव के अणु हैं वो बुलबुलों के रूप में कहाँ आ जाएंगे? द्रव की सतह पर आ जाएंगे। और सतह पर आने के बाद क्या हो जाएंगे? हवा में मिलने लगेंगे भाप के रूप में। देखा ही होगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर, द्रव में ताप बढ़ाने पर एक समय पश्चात द्रव की सतह के अणु जो होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा सामान्य गतिज ऊर्जा से बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण द्रव के अणु जो होते हैं बुलबुलों के रूप में सतह पर आने लगते हैं। ठीक है, द्रव के भीतर स्थित अणु स्वतंत्र होकर सतह पर आने लगते हैं बुलबुलों के रूप में और वायु में मिलने लगते हैं। यही क्रिया क्वथन कहलाती है। यही अभी मैंने बताया। अगली परिभाषा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कोई द्रव गाढ़ा होता है जिसको वाष्प में परिवर्तित करने के लिए ज़्यादा ऊष्मा चाहिए होती है तो उसके वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होगी। कोई द्रव का घनत्व कम होता है जिसको वाष्पीकृत करने के लिए कम ऊष्मा चाहिए होती है। तो वही कह रहा है 1 ग्राम द्रव, ठीक है, 1 ग्राम द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो हर एक द्रव की जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है वो अलग अलग होती है। हर एक ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा अलग अलग होती है। अणुगति सिद्धांत की व्याख्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों से शेयर करिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए